हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में बात करूंगा और साथ में क्या टारगेट्स बन सकते हैं, क्या इसके टेक्निकल्स है, फंडामेंटल्स है और आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए, आपके सामने मैं 10 टाइम फ्रेम के एनालिसिस करना चाहता हूँ, डेली, वीकली और मंथली। क्योंकि देखिए, ये ट्रेंड ही है जो हमें डायरेक्शन बताती है लॉन्ग टर्म की क्या ट्रेंड बन सकती है, शॉर्ट टर्म की क्या ट्रेंड बन सकती है। तो आपके सामने ये मैंने डेली चार्ट लगाया है। डेली चार्ट पे जो आरएसआई के लेवल निकल कर आ रही है वो 75 की है। बहुत ही स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिख रही है। अगर आप एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो एमएससीडी की जो मोमेंटम इन लाइन्स है, जो एमएससीडी लाइन्स है, वो जीरो लाइन के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। मोमेंटम बुलिश होते हुए यहाँ पे भी दिख रहा है। तो डेली चार्ट पे जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो बुलिश के ट्रेंड है, वो ऊपर की तरफ की ट्रेंड है। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो वीकली चार्ट पे देखिए, जो आरएसआई की इंडिकेटर है वहाँ पे 64 की नंबर आ रही है। यहाँ पे भी एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम दिखाई देती है। और अगर आप एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर बनते हुए दिखाई दे रही है। जीरो लाइन के ऊपर है, मतलब मोमेंटम जो है यहाँ पे बुलिश है। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी है और पिछले वीक में भी ग्रीन कैंडल पे ही क्लोजिंग हुई है। मोमेंटम यहाँ पे भी बुलिश है। और अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूं तो मंथली चार्ट पे आप देखिए, आरएसआई के जो लेवल निकल कर आ रही है वो 60 की है। और अगर आप एमएससीडी के मोमेंटम को देखेंगे तो जीरो लाइन के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है एमएससीडी लाइन। तो वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और डेली चार्ट, इन तीनों चार्ट पे जो है वो मोमेंटम जो है वो बुलिश दिखाई देती है। अगर आप बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं तो देखिए, बॉलिंजर बैंड, ये जो डेली चार्ट है, आप देखिए यहाँ के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बार बार अपर बैंड को टच करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी भी बहुत अच्छी है और ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये तो ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है, अपर बॉलिंजर बैंड को टच कर रहा है, कभी भी रिवर्सल आ सकती है। देखिए, मैं मानता हूँ रिवर्सल आ सकती है, रिट्रेसमेंट आ सकती है, लेकिन इसका क्या भरोसा है कि रिट्रेसमेंट आएगी ही आएगी। हो सकता है अभी ये और ऊपर चले जाए और आप वेट करते रह जाओगे, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बाय करनी चाहिए। हाँ, 100% बाय मत करो। आपको अगर 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो आप 50 क्वांटिटी ही अभी बाय करो। रेस्ट 50 क्वांटिटी अगर डीप आती है तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप बॉलिंजर बैंड को ही फॉलो करते हो तो आप सबको पता होगा कि जब अप ट्रेंड में रहती है मार्केट तो क्या होता है, मार्केट अपर बैंड को कंटिन्यू टच करती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, 20 SMA को टच करती है, फिर वहां से ऊपर की तरफ चल जाती है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो अभी आप ये देख रहे थे, डेली चार्ट पर अपर बैंड को टच कर रही है, हो सकता है 20 SMA पे आ जाए वापस और फिर वहां से बुलिश मोमेंटम पकड़ ले और फिर ऊपर हो जाए। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब मार्केट अपर बैंड को टच करते हुए ऊपर जाती है, लेकिन वो जब रिट्रेसमेंट आती है तो 20 SMA को ब्रेक करके और भी नीचे आ जाती है, लोअर बैंड को टच करती है, लेकिन लोअर बैंड को टच करने के बाद वो ये वापस अपर बैंड की तरफ चल जाती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, कैंडल्स जो है वो अपर बॉलिंजर बैंड पे टच करती है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे आती है, वो 20 SMA को भी ब्रेक कर देती है, उसके बाद लोअर बैंड को टच करती है, वापस 20 SMA को जाती है, 20 SMA पर टच करने के बाद वहां से रेजिस्टेंस देती है और वापस नीचे की तरफ चली जाती है, वापस लोअर बैंड की तरफ चली जाती है। तो जब ये लोअर बैंड को तरफ वापस जाती है और अपनी जो पिछली स्विंग लो है उसकी सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो इसके बाद आपको स्टॉक के अंदर बाय नहीं करनी चाहिए। कोई एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाय करना है तो आप या तो 20 SMA पे बाय करो, या फिर जब ये लोअर बैंड को टच करने के बाद वापस बाउंस करती है तो वहाँ पे बाय करो। तो ये दो कंडीशन में ही आपको बाय करना है। और उसके बाद आपको, अगर ये ब्रेक करती है सपोर्ट को, तो बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको स्मॉल क्वांटिटी में ही जाना है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये इसके अंदर बहुत बड़ी मूव आ सकती है, इसलिए मैं इसे इग्नोर नहीं कर रहा। अगर मैं वीकली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड को देखूँ तो आप देखिए, 4 वीक पहले की जो कैंडल थी, जो डोजी कैंडल बनी थी, लोअर बैंड के ऊपर सपोर्ट लेती है और उसके बाद अपर बैंड की तरफ चल जाती है और ये एक बुलिश मोमेंटम की तरफ बता रही है। यहाँ पे भी आप देखिए, वीकली चार्ट पे एक बुलिश मोमेंटम ही बनी है। अगर आप मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते हो तो 50 एमए के लाइन के ऊपर क्लोजिंग चल रही है, अभी 200 एमए के लाइन के भी ऊपर चल रही है क्लोजिंग। 50 एमए के लाइन जो है वो 200 एमए के लाइन के ऊपर है। मतलब यहाँ पे भी जो ट्रेंड है, जो बुलिश कंडीशन ही है और अपर की तरफ ही मोमेंटम है। अगर वीकली चार्ट पे मैं ईएमए को देखूं
तो आप देखिए वीकली चार्ट पे जो कंडीशन बन रही है, जो कैंडल की क्लोजिंग हो रही है वो 200 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग हो रही है और 200 ईएमए की जो लाइन है वो 50 ईएमए के ऊपर है। लेकिन पैटर्न को देखने से ऐसा लग रहा है कि गोल्डन क्रॉसओवर बन सकता है, इसमें 50 ईएमए की लाइन क्रॉस कर सकती है 200 की ईएमए को, क्योंकि अभी आपने देखा डेली चार्ट, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट पे पैटर्न जो है वो बुलिश है। ईएमए के पैटर्न को भी देखेंगे तो बुलिश है। अगर मैं बॉलिंजर बैंड को भी देखूँ तो वहां से भी बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रही है। तो वीकली चार्ट पे गोल्डन क्रॉसओवर बनने का पूरा चांस बन रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन को बनाते हैं, एक चैनल को बनाते हैं, तो ये देखिए वीकली चार्ट पे मैंने एक चैनल बनाया है, एक ट्रेंड लाइन बनाया है। तो इस ट्रेंड लाइन से जो मुझे टारगेट यहाँ से दिखाई देती है, अब देखिए यहाँ से टारगेट मुझे 60 प्लस के टारगेट दिखाई देते हैं। देखिए ये 60 प्लस जो टारगेट मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म की टारगेट है, लेकिन अगर आप इससे फॉलो करते तो आप प्लीज इसे 1 ईयर तक होल्ड करो अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप बाय करते हो तो 1 ईयर तक आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जो इसकी डिमांड है, अभी जब हम इसकी बिजनेस की बात करेंगे तो हम आपको इसके डिमांड के बारे में बताएंगे, इसके बिजनेस की स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी डिमांड कैसी है। तो टेक्निकली जो डेली, वीकली और मंथली एनालिसिस की इतने सारे इंडिकेटर्स का यूज करने के बाद जो ट्रेंड निकल कर आई है, डेली चार्ट पे जो ट्रेंड है वो बुलिश है, वीकली और मंथली चार्ट पे भी जो ट्रेंड है वो बुलिश है, मतलब सारे डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री तो बनती है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूँ, देखिए इसके जो कोर बिजनेस है वो पेमेंट गेटवे की है। मेरे कहने का मतलब है ये पेमेंट गेटवे की सर्विस देती है। आप यूपीआई पेमेंट करते हो, आप बैंकिंग के साइट्स पे पेमेंट करते हो, तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये सब का तो खुद का पेमेंट गेटवे है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी है जो थर्ड पार्टी की पेमेंट गेटवे को यूज करती है। आप एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप सीसी एवेन्यू, और मुझे लगता है कि ये सीसी एवेन्यू की जो नाम है वो आपने ज़रूर सुनी होगी और हर जगह आपने देखा भी होगा। जैसे पेटीएम हो गई, मोबीक्विक हो गई, ये सब सीसी एवेन्यू की ही थर्ड पार्टी की यूज करती है पेमेंट इंटरफेस के लिए। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आपने पेपल का तो नाम सुना होगा। अब ये मत सोचना कि पेपल का नाम नहीं सुना होगा, पेपल ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस है पेमेंट इंटरफेस के लिए, वो पेमेंट गेटवे ही है। तो जैसे इंटरनेशनली मार्केट में पेपल है, उसी तरह हमारे इंडिया में सीसी एवेन्यू है। ये भी ग्लोबली वर्क करती है, मिडिल एशिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी जो दूसरी बिजनेस है वो वेब डेवलपमेंट की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है। एग्जाम्पल मैं बताऊं अगर, तो आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखी होगी, लेकिन वो सिर्फ वेबसाइट है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेलर्स को ऑनबोर्डिंग की गई है, वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए, डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स वहाँ पे जुड़ गए। पेमेंट के लिए एक इंटरफेस बनाया गया, पेमेंट गेटवे बनाया गया है। तो इस पेमेंट गेटवे को बनाने से लेकर, सारे सेलर्स को ऑनबोर्डिंग करने को से लेकर, पूरे नेविगेशन, बटन के नेविगेशन, पूरा डेवलपमेंट जो है वो इन्फीबीम जैसी कंपनी ही करती है। फ्लिपकार्ट के लिए भी कोई किया होगा। ये इन्फीबीम जो है वेब डेवलपमेंट का भी काम करती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाती है, सब कुछ पूरी की पूरी वन स्टॉप सर्विस देती है। ये खुद का पेमेंट गेटवे भी है। और आपको पता है अभी ई कॉमर्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है, डिजिटल पेमेंट की कितनी ज़्यादा डिमांड है, कैशलेस की कितनी ज़्यादा डिमांड है। पूरी गवर्नमेंट, पूरी वर्ल्ड कैशलेस जाने को रेडी है। और अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की बात करें ना, तो पेमेंट गेटवे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक यही इकलौती कंपनी है जो लिस्टेड है। पेपल इंडिया के मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मास्टर कार्ड लिस्टेड नहीं है। तो अपने मार्केट में ये इकलौती स्टॉक है, डोमिनेंट है, जहाँ से आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलती है आपको बाय करने के लिए कि कभी ना कभी तो इसकी ज़रूरतें आएगी। और जिस तरह से इसकी बिजनेस है, आपको लगता नहीं कि ये 50 रुपये का भाव पे होना चाहिए, ठीक है। जो इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, जो डिजिटल कैशलेस की सिस्टम है, उसके हिसाब से तो इसको बहुत ही ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन ये 50 रुपये के भाव के स्टॉक एक गलती से हुई है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। आप देखो ये वीकली चार्ट है, 120 रुपये के हाई बनाने के बाद अचानक से इसके अंदर एक फॉल आती है, एक पूरी की पूरी क्रैश आती है और सिर्फ 2 वीक में ये 80% गिर जाती है, सिर्फ 2 वीक में। तो ये क्रैश क्यों आया इसे समझते हैं। 2017-18 में एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हुई थी और उसे इतनी ज़्यादा सर्कुलेट की थी कि सारे रिटेल्स ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स, सबको ये मैसेज में
ये पता चला कि ये जो कंपनी है ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन सबको बांट रही है, मतलब ये सबको लोन दे रही है, बदले में उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं चाहिए। आप ऐसा होता है क्या? कोई कंपनी फ्री में बांटेगी क्या लोन? और दूसरी ये बात बताई गई कि ये जो कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएसई से सारे इन्फॉर्मेशंस को छिपा रही है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस टाइमली प्रोवाइड नहीं कर रही है। ये दूसरी इल्ज़ाम थी। थर्ड पॉइंट जो था कि प्रोमोटर्स ने अपने सारे शेयर्स को बेच दिए या फिर बेचते जा रहे हैं, ये तीसरी इल्ज़ाम लगाई थी। जबकि कंपनी ने खुद सामने आकर इसे क्लैरिफाई किया कि कोई भी प्रोमोटर्स इसके शेयर्स को नहीं बेचे हैं। कंपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कंटिन्यू और टाइमली स्टॉक एक्सचेंजेस को दे रही है। और ये जो फ्री लोन बांटने की थी कि इंटरेस्ट फ्री लोन जो बांट रही है वो किसी और को नहीं दी, उसकी खुद की कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, उसे ही दिया था। तो अपनी कंपनी से क्यों वो इंटरेस्ट लेगा? ये उसकी ही कंपनी है, खुद की सब्सिडरी कंपनी को इसने लोन दिया। लेकिन इन सबको एक मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे एक नेगेटिव मैसेज को सर्कुलेट किया और जिसकी वजह से मार्केट पूरी की पूरी इसकी क्रैश हो गई। न्यूज आपके सामने है, आर्टिकल आपके सामने है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, हर जगह यही बात है। कंपनी ने खुद सामने आकर क्लैरिफाई किया, सारे प्रूफ भी दिए। और ताज्जुब की बात यह है कि अगर वो इंटरेस्ट फ्री लोन बांटती, अगर उसके अकाउंटिंग में कुछ फॉल्ट आती, और जब चार्ट पे ये क्रैश की थी, लोगों ने जो नेगेटिव मैसेजेस सर्कुलेट किए थे, उसके बाद जो क्वार्टर की रिजल्ट आई थी, उस क्वार्टर के रिजल्ट में 100% का नेट प्रॉफिट गेन दिखाया था कंपनी ने। तो कंपनी अब तक में आप इसके पूरी हिस्ट्री देखोगे, ये कंपनी कभी भी लॉस में नहीं गई, कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट बना रही है और बहुत अच्छी प्रॉफिट बना रही है। तो पिछले ही रिकॉर्ड को इसने तोड़कर डबल प्रॉफिट किया इसने, और ये मुनाफा अभी तक चलते आ रहा है। अभी जो लास्ट क्वार्टर Q4 की जो रिजल्ट थी वहाँ पे भी आप देखो ये 34 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई इसने। तो कंटिन्यू प्रॉफिट दिखाते जा रही है, लेकिन एक नेगेटिव मैसेज, एक नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से इसे क्रैश कर दिया गया। डिजिटल पेमेंट हो रही है, और अगर डिजिटल पेमेंट होती रहेगी तो कहीं ना कहीं इन्फीबीम एवेन्यू की भी डिमांड बढ़ने वाली है, इसके क्वार्टर रिजल्ट और भी बेहतर आने वाले हैं। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अंडर वैल्यूड लगता है। और दूसरी जो मार्केट क्रैश आई थी वो एक फ्रॉड मैसेजेस की वजह से क्रैश आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके अंदर रिकवरी आनी चाहिए, और अगर ये रिकवरी आती है तो 50 रुपये बहुत ही कम भाव है। अगर ये ऊपर जाती है तो बहुत ही अच्छी रिटर्न बन सकती है। तो मुझे लगता है आपको इसमें बाय करना चाहिए। अगर आपको रिस्क लगता है तो आप स्मॉल क्वांटिटी ही बाय करो। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स को देखूँ तो आप देखो इसके जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 450 करोड़ की है, ठीक है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब एक साल का खर्चा, ये एक साल में कितने खर्च करती है अपने कंपनी को लेकर, अपने स्टाफ को लेकर, जो भी इसका खर्च है वो 456 करोड़ की है। सेल्स की तरफ देखोगे तो सेल्स कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, सेल्स इंक्रीजिंग है मतलब इसकी रेवेन्यू इंक्रीजिंग है। दो बातें क्लियर हो गई। अगर मैं इसके बैलेंस शीट पे इसके रिजर्व्स को देखता हूँ तो कंपनी के रिजर्व देखो 2500 करोड़ की रिजर्व है। एक्सपेंडिचर कितना था? 450 करोड़। 450 रुपये का सिर्फ खर्च करती है, और अपने वॉलेट में, अपनी सेफ्टी वाल्व में जो पैसे रखे हैं वो 2500 करोड़। कितने? 5 टाइम्स इसके पास पैसे हैं, 5 गुना पैसा रखा है ये। मतलब इसको अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी आती है ना तो इसके पास, इसके वॉलेट में इतना ज़्यादा पैसा है कि इसे आराम से वो एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इसकी खर्च ही 400 करोड़ की है और पैसे ये रखा है 2500 करोड़। तो फ़ायदे में तो है ना ये। कितने का लॉस आएगा इसके पास? 5 टाइम्स का पैसा है इसके पास। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी 2% भी नहीं है। बस यही यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रिटर्न बना नहीं पा रही है अभी। बट मुझे लगता है आने वाला टाइम में रिटर्न ऑन इक्विटी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसके पहले की जो रिटर्न ऑन इक्विटी थी वो 8% के करीब में थी। 8 या 9% की रिटर्न ऑन इक्विटी थी, लेकिन अभी जो है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी गिर गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है एंट्री लेने का, क्योंकि ग्राफ अगर नीचे आ गई है तो नीचे के ग्राफ पे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मार्केट यहाँ से जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, और कितना नीचे आएगी ये। अगर मैं इसके सेल्स की बात करूँ तो देखो सेल्स कंटिन्यू अप ट्रेंड है, प्रॉफिट ग्रोथ देखो कंटिन्यू अप ट्रेंड है। तो कंपनी की जो फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स मुझे जो दिखते हैं वो बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटल्स अच्छे इसलिए क्योंकि मुझे लगता है इसकी डिमांड
बनी रहेगी। कैशलेस पेमेंट जब तक रहेगा, डिजिटल पेमेंट जब तक रहेगा, इसकी डिमांड रहने वाली है और इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ई-कॉमर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। अगर ई-कॉमर्स की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं न कहीं इसके जो वेब डेवलपमेंट की बिज़नेस है उसकी डिमांड बढ़ेगी। टारगेट और रिटर्न बहुत बड़ा है, क्वांटिटी कम लो, 1 ईयर के लिए छोड़ दो, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। आप खुद से भी एनालिसिस करना, अगर आपको ठीक लगे तो ही एंट्री लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है एंट्री लेने की। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इक्विटी सेगमेंट की ही बात करता हूँ। कोई ऑप्शंस नहीं, कोई इंट्राडे नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।